कल आज और कल लाल गोयल के संग में दर्शकों आप सबका स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में एक बहुत ही विशिष्ट शख्सियत हमारे संग रहेगी, जिनसे हम उनके बचपन में के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, उनके आज के कार्यकाल के बारे में और आगे उनके क्या संदेश हैं युवा पीढ़ी के लिए जानना चाहेंगे। मैं परिचय कराना चाहूंगा और बुलाना चाहूंगा और मिलवाना चाहूंगा हमारे आज के विशिष्ट अतिथि श्री प्रदीप माथुर जी से। बहुत बहुत नमस्कार आपको प्रदीप माथुर जी। नमस्कार गोयल साहब, प्रदीप माथुर जी जी प्रदीप माथुर जी ने बीएससी ऑनर्स और एलएलबी की डिग्री हासिल की हुई है। आप कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी यूपी असेंबली लखनऊ में फॉर्मर लीडर ऑफ कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी इन यूपी असेंबली एट लखनऊ। आप भूतपूर्व लीडर रहे हैं कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के यूपी असेंबली के। आप मथुरा वृंदावन क्षेत्र से एमएलए 4 बार चुने गए। आप 20 वर्ष का आपका कार्यकाल रहा, 1985 से 1990 तक, 2002 से 2007 तक, 2007 से 2012 तक और 2012 से 2017 तक आप विधायक के रूप में आपने कार्य किया। आप पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष चेयरमैन रहे। आप वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी रहे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। आपको गवर्नर का अवार्ड मिला, गवर्नर के द्वारा सम्मानित किया गया एज ए बेस्ट सामाजिक कार्यकर्ता ऑफ यूपी, क्योंकि आपने एक गरीब ब्राह्मण विधवा की परिवार को स्थापित किया था, पुनः स्थापित किया था। आपने कई रक्तदान शिविरों का आयोजन किया। आपने विकलांग एवं विधवाओं की पेंशन के लिए और उनको आर्टिफिशियल कृत्रिम अंग प्रदान करके विकलांगों का काफी सेवा की। आपके ही प्रयासों के द्वारा करीब 3000 करोड़ के प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के वर्क के जो सैंक्शन हुए और बल्कि कार्यवाहित हुए मथुरा वृंदावन क्षेत्र में, ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप ही कारण बने कि आपने मथुरा में सीएनजी, पीएनजी और इंडस्ट्रियल गैस पाइपलाइन का आयोजन करवा के सब जगह स्थापित करवाई। बहुत बहुत स्वागत है एक बार पुनः प्रदीप माथुर जी आपको हमारे शो में। धन्यवाद। प्रदीप माथुर जी, आपके बारे में जानना चाहेंगे कि क्या आपका जन्म कहाँ हुआ, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, और ये थोड़ा सा बताएंगे आपका जन्म से लेकर और प्रारंभिक शिक्षा के बारे में प्रदीप माथुर जी। देखिए, मेरे पिताजी एक सरकारी अफसर रहे और वो उत्तर प्रदेश एलाइड सर्विसेज में अधिकारी रहे, इसलिए उनका स्थानांतरण समय समय पर अलग अलग जगह होता रहा। और मेरा जन्म दिल्ली में हुआ और दिल्ली के बाद मेरे जो अंकल थे, ताऊ जी थे, वो दिल्ली में एग्जीक्यूटिव, तो वहाँ मेरी पैदाइश हुई। मेरी माँ जो है वो आगरा की रहने वाली थी और हमारे पिताजी रहने वाले तो कहलाते तो हम लोग मुरादाबाद की एक जगह अमरोहा है वहाँ के हैं। और मेरे ग्रैंडफादर रेलवेज में अफसर होते थे, उनकी डेथ जल्दी हो गई थी, तो मेरी ग्रैंड मदर मथुरा से लगी हुई जगह जो भरतपुर है वहाँ वो सेटल हो गए। और मेरे पापा की सर्विसेज यूपी में रही, तो हर 3 साल बाद हम लोगों का तबादला पापा का हो जाता था। तो मेरी स्कूलिंग पापा के ट्रांसफर के हिसाब से होती रही। फाइनली मैंने अपनी ग्रेजुएशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से करी, बीएससी यूनिवर्सिटी में मैंने टॉप किया। पापा की पोस्टिंग मथुरा हुई। यहाँ पे पापा 3 साल पोस्टेड रहे, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, और उनका एक अल्पायु में उनका देहांत हो गया। मैं दिल्ली में ये की ट्रेनिंग रहा था, तो मुझे यहाँ पे आना पड़ा। और यहाँ आने के बाद मैंने यहाँ लॉ ज्वाइन किया और वही एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ। लॉ ज्वाइन करने के बाद
मुझसे एक समाज सेवा का काम होता है। हाँ जिसमें कि प्रदीप जी वही मैं कॉलेज आपसे के सामने एक एक्सीडेंट होता है। प्रदीप जी वही मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज आपने प्रारंभिक शिक्षा जैसे आपने बताया कि जगह जगह हुई क्योंकि आपके फादर का पिताजी का कांस्टेबल पोस्ट थी, और लेकिन जब आपने फाइनली मथुरा में आपने लॉ क्लासेस ज्वाइन की तो आपने जैसे आपके उसमें परिचय में बताया गया कि आपको बहुत बड़ा एक सम्मान दिया गया था, और आपका कुछ कोई ऐसी कोई घटना हुई जिसकी वजह से, क्योंकि आप लॉ जब ज्वाइन किए हुए थे तो आप राजनीति में आपका पदार्पण होना, कोई ना कोई घटना या कोई प्रेरणा हुई होगी, तो उसके बारे में जरा विस्तृत नहीं, जानकारी। मेरा कोई राजनीति से लेना देना, मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। मैंने तो लॉ ज्वाइन किया था, सीए की ट्रेनिंग जो आर्टिकल्स होती हैं वो दिल्ली में मैं कर रहा था। पापा की डेथ के बाद मुझे दिल्ली से मथुरा आना पड़ा। मेरे 3 छोटे भाई पढ़ रहे थे मथुरा में, और लकीली या अनलकीली कहिए कि हम लोगों ने अधिकतर समय ऑफिसर्स कॉलोनी में बिताया था। पापा के प्रीडिसेसर ने मकान नहीं छोड़ा था, तो हम यहाँ किराए के मकान में आके रहने लगे थे, और यही एक कारण है कि हम लोग यहाँ सेटल हुए। और यदि ऑफिसर्स कॉलोनी में होते तो हम कहीं मथुरा छोड़ के बाहर चले जाते। लॉ ज्वाइन किया। लॉ में मैं ऑब्वियसली उन छात्रों से उम्र में बड़ा होता था जो लॉ कर रहे थे। तो एक एक्सीडेंट होता है कॉलेज के सामने एक ट्रक से, और एक पता लगता है बच्चे घायल हो जाते हैं। एक बच्चा घायल होता है साइकिल सवार, और लोग उस ट्रक में आग लगाने को उतरे। क्योंकि मैं उनसे उम्र में बड़ा था तो मैं भी वहां जाके इन बच्चों को आग लगाने से रोकता हूँ, और उस घायल बच्चे को अस्पताल ले जाने की बात करता हूँ। तो फिर उसको सब 8-10 लोग उससे अस्पताल ले जाते हैं, और अस्पताल ले जाने के बाद पता लगता है कि उसका नाम राजेश शर्मा है। थोड़ी देर घायल रहने के बाद वो बच्चा दम तोड़ देता है। पता लगता है कि वो एक बहुत ही गरीब विडो ब्राह्मण का बेटा था, और उनके पास खाने पीने को भी कुछ नहीं था। उनकी माँ जो थी एक मेड का काम करती थी, खाना बनाती थी, अपनी जीविका चलाती थी, और उनकी एक छोटी बहन थी जो कि एक अभी मेजर भी नहीं हुई थी। तो हम लोग उसके घर पे जब वहां गए अस्पताल में, फिर जब उसकी डेथ हो गई तो उसके घर वालों को बुलाया, और उनके पास क्रिमेशन के लिए भी पैसे नहीं होते थे। तो हम लोग 10-20 बच्चों लड़कों ने 10-10 रुपए इकट्ठे करके, 250-300 रुपए इकट्ठे करके उसके क्रिमेशन के पैसे दिए, और उसका अंतिम संस्कार कराया घर वालों को आने के बाद। शाम को हम लोग साइकिल से चला करते थे। शाम को हम साइकिल से कुछ लोगों के साथ उनके घर जाते हैं, राजेश शर्मा के घर। उनके घर को देख के काफी मन पसीजता है कि रोटी भी खाने को नहीं है, और इकलौता कमाने वाला बच्चा भी एक्सीडेंट में मर जाता है। तो फिर उसके बाद हम लोग एक प्रॉमिस करते हैं कि इस फैमिली को रीसेटल करेंगे। यहाँ के मथुरा के एक बड़े प्रसिद्ध वकील साहब होते थे, बाबू दयाल कृष्ण जी, राय बहादुर जमुना प्रसाद जी के बेटे, और एक लीडिंग लॉयर थे, और वो हमारे प्रोफेसर थे लॉ के। उनसे हम एक चिट्ठी लिखवाते हैं। अमर उजाला यहाँ का बड़ा प्रसिद्ध डेली न्यूज़पेपर है, उसके मालिक श्री डोरीलाल अग्रवाल जी के लिए कि ये बच्चे लोग इस फैमिली को रीसेटल करना चाहते हैं, और एक अच्छा कॉज है, ये तो पैसा इकट्ठा करें तो दानदाताओं के नाम अखबार में आप छापिए। तो डोरीलाल जी अग्रवाल ने बिल्कुल हम लोगों को गले लगा लिया। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, और उन्होंने राजेश शर्मा परिवार सहायता कोष करके एक कोष स्थापित कर दिया, और ये लिखा कि जो भी 10 रुपए या 10 रुपए से ज्यादा देगा उसका नाम अमर उजाला में छापा जाएगा। तो एक प्रतिस्पर्धा सी लग गई। हम 3-4 लड़के बराबर अलग अलग कॉलेजों में जाके भाषण देते थे, जगह जगह, खाली कॉलेजों में नहीं, अलग अलग प्रतिष्ठानों पर जाते थे, लोगों की दुकानों पर जाते थे, और 20 दिनों के अंदर हमने 50,000 रुपए इकट्ठा कर दिए। ये बात काफी पुरानी है, 80-81 की बात है। उस जमाने में 50,000 रुपया भी बहुत बड़ी रकम होती 50,000 काफी होते थे। फिर 50,000 जब इकट्ठे हो जाते हैं तो श्री दयाल किशन साहब और केपी जैन साहब एक लीडिंग एडवोकेट दूसरे होते थे, उन दोनों के उसमें हम लोगों ने ट्रस्ट स्थापित किया। 40,000 रुपए
राजेंद्र शर्मा, स्वर्गीय राजेंद्र शर्मा की माँ के नाम से फिक्स डिपॉजिट करा दिया और 10,000 रुपए उसकी जो माइनर सिस्टर थी उसकी शादी के लिए हम लोगों ने रख दिया। और उनकी विडो मदर को लगभग 250 रुपए पेंशन मिलने लगी और उससे उनकी आजीविका चलने लगी, घर के खर्चे चलने लगे। 250 रुपए काफी होते थे उस जमाने में। नगला पैसा में वो रहती थी, चौबिया पाड़े के उस इलाके में, मुझे याद आ रहा है, बहुत पुरानी बात है। फिर उसके बाद 2 साल बाद हम लोग और 10-15 हजार रुपए आपस में शेयर करके लगभग 20-25 हजार रुपए में हम लोग बिटिया की लड़की की शादी करी। और इस सारी की सारी बातों की बड़ी पब्लिसिटी मिली। अमर उजाला ने तो रोज ही छापा और तमाम अखबारों ने छापा। उस जमाने में ये सब पैनल्स नहीं हुआ करते थे। दयाल किशन जी उस ब्राह्मणी की आशीर्वाद से एमएलए बने, वो कैबिनेट मंत्री बने। उन्होंने हमारा इस समाज सेवा का काम उत्तर प्रदेश सरकार को रिकमेंड किया और विश्वनाथ प्रताप सिंह साहब उस जमाने में मुख्यमंत्री होते थे, उनकी रिकमेंडेशन पे एज अ बेस्ट सोशल वर्कर अवार्ड 1,000 रुपए नकद, प्रशस्ति पत्र और माननीय राज्यपाल द्वारा वो अवार्ड मुझे दिया गया और एज अ बेस्ट सोशल वर्कर अवार्ड मुझे मिला। अब ये एक तरह का टर्निंग पॉइंट था लाइफ का कि मुझे जहां मथुरा में कोई भी नहीं जानता था, सब लोग जानने लगे कि लड़का कौन है। तो आपका जो ये आपका जो, तो नहीं, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा, विश्वास करता हूँ पर जनप्रतिनिधियों में भी ज्यादा विश्वास। प्रदीप माथुर जी, मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। तो आपका ये टर्निंग पॉइंट था कि आपको लोग बाग जानने लगे, लेकिन राजनीति में आने का विचार कैसे आया और किस आवाज नहीं आई? राजनीति में आप किस क्या विचार से आप आए? आपको मेरी आवाज आ रही है प्रदीप माथुर जी? मैं आपसे वही तो बता रहा हूँ, वही मैं उसी पॉइंट को बताने जा रहा हूँ, उसी पॉइंट को बताने। इधर 79 में जब हमने लॉ ज्वाइन किया तो हमने आईएएस की परीक्षा में बैठे, प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई किया और फाइनली हम आउट हो गए और फाइनली हम उससे क्वालिफाई नहीं कर पाए। हमसे एक हमारे मित्र होते थे सेल्टेक्स ऑफिसर महेंद्र सिंह वर्मा, अभी भी हैं। रिटायरमेंट के बाद वो जॉइंट सेल्टेक्स कमिश्नर से रिटायर हुए। उन्होंने हमारा विवाह 84 में हुआ तो उन्होंने कहा, लाओ प्रदीप हम तुम्हारी जन्मपत्री देखते हैं। और हमारी जन्मपत्री, हमने अपनी मदर से जन्मपत्री मांगी, हमारी वाइफ गई हुई थी। उन्होंने कहा माथुर साहब बड़ा प्रबल राजयोग है। मैंने कहा किस बात का राजयोग है? हम आईएएस क्वालिफाई कर नहीं पाए और कहीं कंपटीशन में आ नहीं पाए, किस बात का राजयोग है? उन्होंने कहा राजनीति का राजयोग। अरे मैंने कहा मेरा राजनीति का राजयोग कैसे हो सकता है? मैं तो बुक और मुंह और मैं कोई राजनीति करना जानता नहीं, और एमएलए का टिकट मुझे कौन देगा? उन्होंने कहा नहीं, आप एमएलए की टिकट के लिए ट्राई करिए और आपको एमएलए का टिकट मिलेगा और आप एमएलए बनेंगे। इट इज अगेन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मैंने उनके कहने पे बायोडाटा बनवाए, अपने एक दो मित्रों के और बनवाए। मेरे मैटरनल अंकल प्राइम मिनिस्टर के डॉक्टर होते थे और वो उस वक्त तो प्रदीप जी मैं रोकना, उस वक्त जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जिस वक्त जो आप टाइम का नहीं, मैं उनसे पहले की बात बता रहा हूँ। वो उस समय इंदिरा गांधी के डॉक्टर थे। उससे पहले जब शुरुआती दौर थी तो वो नेहरू जी के उसमें भी डॉक्टर रहे। फिर उसके बाद 19 साल इंदिरा जी के डॉक्टर रहे। फिर 4-4.5 साल राजीव जी के डॉक्टर रहे। नेहरू गांधी परिवार से उनका बड़ा निकट का नाता था। तो मैंने उनसे बायोडाटा दिया, कहा कि मामा जी मुझे टिकट दिला दीजिए, मुझे गवर्नर अवार्ड मिला है, ये मिला है। तो उन्होंने पहले तो डांट लगाई, बोले क्या करोगे राजनीति कर कर आके, और अपनी प्रैक्टिस करो, जो कंसल्टेंसी की प्रैक्टिस करते हो वो करो, और राजनीति में कुछ नहीं रखा। फिर भी मैंने जिद करी, बायोडाटा उनको पसंद आया और उन्होंने राजीव गांधी जी को, तत्कालीन प्रधानमंत्री को बायोडाटा भेजा। अचानक एक दिन मेरे पास फोन आता है प्रधानमंत्री निवास से कि क्या आप, उस जमाने में अहमद पटेल साहब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होते थे, अरुण सिंह पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होते थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी के। उन्होंने मुझे कॉल किया प्राइम मिनिस्टर हाउस में। फिर वो साउथ ब्लॉक के एक फ्लैट में मुझे बुलाया गया। दोनों ने मेरा काफी अच्छा इंटरव्यू लिया
और इंटरव्यू लेने के बाद उन्होंने कहा, मिस्टर माथुर, बेस्ट ऑफ लक, इवन इफ यू वोंट गेट द टिकट ऑफ एमएलए, वी नीड द प्रोफेशनल पर्सन्स लाइक यू इन पॉलिटिक्स। उन्होंने कहा, मैं वापस आ गया। मथुरा में 4-5 लोगों को आके बताया कि मैं टिकट ले रहा हूँ, तो लोगों ने हंसी उड़ाई। बोले, यार तुम्हें कौन जानता है कि तुम्हें एमएलए का टिकट कौन देगा, और ना तुम्हारी कोई बैकग्राउंड है, ना कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि है, ना कोई जाति बिरादरी है। अब वो 4 दिन पहले नॉमिनेशन फाइल करने से 1 हफ्ते पहले मेरे पास फोन आता है कि आप नॉमिनेशन की तैयारी करिए और आपका एमएलए का टिकट फाइनल हो रहा है जी। तो अब ऐसा होता है कि पैसे पास में थे नहीं और मुझे टिकट मिल गया। यहाँ बहुत हंगामा कर गया कि सीनियर मिनिस्टर का टिकट काट के एक नए लड़के को टिकट दे दिया गया है। और मथुरा में हड़कंप हो गया कि बोले प्रदीप माथुर नाम का वो जो लड़का है उसे टिकट दे दिया। तमाम पॉलिटिकल सर्कल से मुझे नहीं जानते थे, तमाम लोग बस लेके गए प्राइम मिनिस्टर हाउस, राजीव जी को दे दो दारू, कांग्रेस की हो गई हार। तो बहुत हंगामा हुआ, चीजें सेटल डाउन हुई और हरी लॉर्ड कृष्णा की कृपा से, यमुना जी द्वारकाधीश की कृपा से मैं 85 का चुनाव जीत गया और अचानक मेरा आगमन हुआ राजनीति में। बहुत डेवलपमेंट के काम वीर बहादुर सिंह और नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री होते थे और मुझ में कार्य करने की अपार मेरी इच्छा शक्ति थी, तो मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत काम किया। 89 में मैं फिर चौधरी साहब के पास गया, महेंद्र सिंह वर्मा जी के पास, तो मेरे फाख्ते उड़ गए। मैंने कहा अब कहाँ 90 और कहाँ 2002। मैंने कहा टाइम कैसे कटेगा? बोले बहुत अच्छी तरह टाइम कटेगा और आपको पता नहीं लगेगा कि आपका राजनीतिक कैरियर चलता रहेगा। इसी बीच में मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बना, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट बना और काफी मैंने डेवलपमेंट के काम किए और प्रोग्रेसिव काम किए, तमाम क्लबों का मेंबर बना, सोशलाइजिंग करी, मथुरा के लोगों को करीब से जाना और काम में बराबर पार्टी के लिए करता रहा। 2002 में भाग्य फिर चेता और 2002 में फिर टिकट मिला, 2002 में जीता। प्रदीप जी 1 मिनट में रोकना चाहूंगा। तो ये 1990 के बाद 12 साल तक आप इलेक्शन नहीं लड़े या आपने इलेक्शन लड़े, या आपने क्या कार्य किया उस 12 साल के दौरान? देखिए, उसमें मेरे साथ दुर्भाग्य, उन्होंने कहा कि 2000, क्योंकि आई बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, बोले फिर से आपका रीसेटलमेंट 2002 में होगा। फिर 89 में मैं चुनाव लड़ा, आई लॉस्ट द इलेक्शन। 91 में राम लहर चल रही थी, लोगों के डिपॉजिट जब्त हुए थे, जमानतें जब्त हुई थी और मुझे तब भी 25,000 वोट मिले। 96 और 93 में मेरे टिकट काटे गए। फिर ये सब मेरे साथ राहु केतु का मामला चलता रहा और 12 साल पता नहीं लगा कि कैसे कट गए। फिर 2002 में मुझे टिकट मिला। क्या हुआ? परशुराम? नहीं, चलिए हाँ, सुन रहा हूं मैं। 2002 में टिकट मिला, 2002 में मैं जीता, 2007 में टिकट मिला, 2007 में जीता, 2012 में टिकट मिला, 12 में जीता, 2017 तक मैं एमएलए रहा। लगातार 15 साल एमएलए रहा। जबरदस्त डेवलपमेंट के मैंने काम किए और कम से कम मैं बड़े क्लेम के साथ कह सकता हूँ कि लगभग 2,500 से 3,000 करोड़ के काम मैंने सैंक्शन कराए और एग्जीक्यूट कराए। मथुरा का कोशिश ये करी कि फेस ऑफ द मथुरा बदल जाए, परंतु अब जब 2017 में मोदी वेव आई तो उसमें अच्छे उखड़ गए और हम भी उखड़ गए। तो बहरहाल हम राजनीतिक जीवन, एक लंबा जीवन हमारा रहा और 85 से लेकर 2017 तक का सफर। अभी हमने अपनी दुकान बंद नहीं करी है और राजनीति हमारी चालू है, बराबर हम काम करते रहते हैं। नहीं, तो अभी आजकल, क्योंकि अभी आप एमएलए नहीं हैं, तो आजकल आपका सामाजिक कार्य और राजनीतिक कार्य आजकल जारी है और कोविड के टाइम में बराबर जारी है। कोविड के टाइम में, कोरोना में पिछली बार, अभी जब कोरोना 6 महीने पहले था, तब हमने लगभग 3 लाख लोगों को भोजन कराया। जितने भी माइग्रेटेड मजदूर थे उनको हमने एक रोटी बनाने की मशीन लगा रखी थी और एक बढ़िया सब्जी तैयार कराते थे, उसे पैक कराते थे, उसे मथुरा वृंदावन में देहात में लोगों को खाना भिजवाते थे। हाईवेज पे चल रहे लोगों को, मजदूरों को गर्मा गर्म खाना खिलाते थे। इसके अतिरिक्त ड्राई फूड पैकेट्स भी हमने बहुत बांटे।
और अभी भी गैस सिलेंडर सप्लाई, लोगों को एडमिशन कराना, लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन दिलाना, दवाएं दिलवाना, ये सब हमने काम किया। इसके साथ साथ मैं पार्टी के तमाम इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे हूँ, वो इस पे कहना ठीक नहीं है। एडवाइजरी बोर्ड पे भी हूँ और समय समय पर पार्टी मुझसे काम लेती रहती है। तो मैं बड़ा आभारी रहता हूँ नेहरू गांधी परिवार का, जो उनकी विशेष कृपा मुझ पे रहती है, और खास तौर से ब्रजवासियों का, जिनका अपार स्नेह मुझे मिला, मथुरा वासियों का, वृंदावन वासियों का, और मथुरा जिले के संपूर्ण लोगों का, कि जिन्होंने मुझ पे बड़ी आस्था जताई और उनको इतना मुझ पे विश्वास है कि यदि प्रदीप माथुर जी ने हाँ कहा है तो वो काम हो जाएगा। ये इस 35 सालों में ये क्रेडिट मेरे अकाउंट में आया है कि लोग मुझ पर विश्वास करते हैं। तो प्रदीप जी, एक चीज और आपके बारे में सुनने में आई है कि आप, भले ही आप विपक्ष में रहे, लेकिन जो भी सत्ता में जो भी रहे, चाहे वो अखिलेश यादव जी रहे, उन सब ने आपको पूरा मान सम्मान दिया। ऐसा आपका क्या अनुदान है या इस तरह? ये सम्मान इसलिए दिया कि मेरी परफॉर्मेंस इन द हाउस, एक तो परफॉर्मेंस इन द हाउस, वो मुख्यमंत्री तो भी बैठते हैं, वो देखते हैं कि विपक्ष में कौन तेज तर्रार एमएलए है। दूसरी बात, इस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ एमएलएशिप मुझे इन सरकारों ने बहुत विदेश यात्राएं कराई। लगभग मैं 30-32 देशों की यात्रा में कर चुका हूँ, और सीपीए कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के बैनर तले मैंने बहुत यात्राएं करी हैं, और एक्सचेंज तमाम कंट्रीज और यूपी के एक्सचेंज के मामले में बातें करी हैं। तमाम एम्बेसी के एम्बेसडर से यूपी के मुख्यमंत्रियों की बैठकें कराई कि क्योंकि ठीक है हम विपक्ष में थे, पर उत्तर प्रदेश तो हमारा भी है, तो इसलिए हमने यहाँ के विकास और विकासशीलता के ऊपर विशेष ध्यान दिया कि किस तरह उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा विकास की योजनाएं लाई जाए। मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन भी रहा, जो कि सबसे पावरफुल कमेटी होती है उत्तर प्रदेश विधानसभा की, तो उसके माध्यम से भी उसका भी मुझे बड़ा सहारा मिला, क्योंकि लगभग 90% ब्यूरोक्रेट्स, खासतौर से आईएएस इस कमेटी के थ्रू निकलते हैं, तो उसमें भी एक अच्छा संपर्क आईएएस लॉबी से मेरा स्थापित हुआ, और उनसे भी मुझे मथुरा के विकास में सहयोग के लिए बड़ी मदद मिली। तो ये सब बातें हैं। तो प्रदीप जी, अब आपका इरादा अभी विधायक के इलेक्शन के लिए है, या कभी सांसद का मन आया कि आपने कभी सोचा कि मैं सांसद मथुरा का क्यों ना बनूं? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं आपको दो बातें बताऊं। काम करने का स्कोप तो एज ए एमएलए ही है, मैं आपको बताऊं। आप यदि बारीकी में जाएंगे तो सांसद के हाथ में कोई काम कराने का मामला ज्यादा नहीं होगा। सांसद ज्यादा से ज्यादा लेजिस्लेशन के बारे में ज्यादा बात कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ज्यादा बात कर सकते हैं, और ये सब नियम कानून को बनाने के बारे में ज्यादा बात कर सकते हैं। जब तक स्टेट गवर्नमेंट केंद्र सरकार की को योजना बना के नहीं भेजेगी, तब तक केंद्र सरकार स्टेट को पैसा नहीं दे सकता। या तो आपकी सत्ता प्रदेश में भी हो और देश में भी हो, तो एमपी काम करा सकता है। यदि विपक्ष में आप प्रदेश में हैं और सत्ता में आप देश में हैं, तो आपकी योजनाएं तैयार ही नहीं होंगी। हमने मथुरा में जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन की योजना आउट ऑफ द वे जाके अपनी यूपीए की चेयरपर्सन माननीय सोनिया गांधी जी से कहकर स्वीकृत कराई, परंतु हम फेल इसलिए हो गए कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और उनसे डेवलपमेंट के मामले में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ज्यादा नहीं बैठ पाया, और जो डीपीआर बन के जानी चाहिए थी केंद्र सरकार को, उतनी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बन पाई। 1800 करोड़ रुपए की मैंने एक ग्रेटर एक वो बनवाई थी, स्कीम बनवाई थी, महायोजना बनवाई थी, परंतु 1800 करोड़ तो दूर की बात रही, कुल 300 करोड़ की डीपीआर, 350 करोड़ की डीपीआर वहां गई, जिसमें से मुश्किल से 1800 करोड़ की एवज में 250 करोड़ रुपए कुल आ पाया, जिसमें कि सीवर लाइनें पड़ी हैं, कुछ गरीबों के लिए मकान बने हैं, जेएनआरएम की बसेज आई हैं, मेगा डेस्टिनेशन स्कीम हमने सुबोध कांत साहब
टूरिज्म मिनिस्टर थे, 50 करोड़ यहाँ के टूरिज्म एंगल से डेवलपमेंट के लिए लाके दिलवाए। यहाँ के ड्रिंकिंग वाटर का प्रोजेक्ट गोकुल बैराज सेंक्शन कराया। हमने पिछली सरकारों में कई रेलवे ओवरब्रिजेस बनवाए, यमुना के लिए एक पुल बनवाया। इसके अलावा 4 लेनिंग ऑफ द रोड्स कराई, मथुरा वृंदावन की तमाम रोड बनवाई, एक्सप्रेस वे से वृंदावन रोड को लिंक रोड बनवाई, तमाम ऐसे काम कराए। तो प्रदीप जी, आपने प्रदीप जी इतना जनहित में कार्य कराया है और आपको काफी प्रेम भाव मिला आपको मथुरा की जनता से, तभी आप 4 बार वहां के निर्वाचित विधायक हुए। अब आपसे चलते चलते एक चाहेंगे कि आप युवा पीढ़ी को क्या एक संदेश देना चाहेंगे जिससे प्रदेश का और देश का नाम संसार में ऊंचा हो। देखिए, युवा पीढ़ी को मैं ये कहना चाहूंगा कि वो मैदानी हकीकत पर जिंदा रहें। ये जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया को मैं नेगेटिव नहीं कहूंगा, इट इज अ गुड कम्युनिकेटिंग बेस, परंतु सोशल मीडिया में हवाई बातें ज्यादा होती हैं, मैदानी हकीकत कम होती है। तो युवा पीढ़ी से मैं कहूंगा कि वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने ना देखकर मैदान की हकीकत को देखें, अपना ध्यान पढ़ाई लिखाई में ज्यादा लगाएं, एजुकेशन की ओर ज्यादा ध्यान दें और अपने कैरियर ओरिएंटेड बने। पढ़ाई जीवन में हमेशा काम आती है, चाहे आप पॉलिटिक्स में हो, चाहे आप समाज सेवा में हो, चाहे आप बिजनेस में हो और चाहे आप खाली क्यों ना बैठे हो। तो एजुकेशन ऑलवेज पेज द रिच डिविडेंड। तो इसलिए यहाँ नॉर्थ इंडिया के लिए कम से कम एक एजुकेशन इज मैंडेटरी, और खासतौर से सुदूर उत्तर प्रदेश के गांव में युवाओं को इस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए कि लोग अपने पैरों पे खुद खड़े हो सकें। क्योंकि आप जानते हैं कि वर्तमान में जो हालात देश और प्रदेश के चल रहे हैं उसमें ना तो अंधकार ही अंधकार दिखता है और सामान्यतः व्यवस्था ठीक नहीं दिखती। आपने जो विचार रखे, मैं सोचता हूं कि इससे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा युवा पीढ़ी को कि किस तरह सामाजिक अच्छे कार्य करने से आदमी कहां कहां पहुंच सकता है, कितनी ऊंचाइयों को पहुंच सकता है। उसके जीवन उदाहरण श्री प्रदीप माथुर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी आपका।